अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। ग्वार की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अपने राज्य बिहार और झारखंड में किसान भाइयों की धान की फसल बढ़वार लेकर कल्ले निकलने की अवस्था के लिए खेतों में खड़ी है और इस अवस्था में कुछ हानिकारक कीट जैसे धड़ छेदक, पिल्लू, रस चूसक कीट इत्यादि का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इन कीटों का समय रहते रोकथाम करना जरूरी होता है। तो धान की फसल में इन कीटों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। कुछ लोग जो ऊपरी ज़मीन वाले या कम दिन के पौधे जो प्रभेद लगाए हैं, वो सब प्रभेद में दाना भरने वाला होगा। इस समय जो है कई तरह के कीड़े आते हैं, तना छेदक भी आते हैं जो कि पहले और दूसरे भी प्रभेद में आ रहे होंगे, जो कि पूरी बाली को सुखा देंगे। कीड़ा जो नीचे में होगा वो उसमें भी आता है। फिर एक और जो बाली जो निकल रहा है, जो दूधा बन रहा है, उस समय एक बहुत ही जो कीड़ा आता है जो गंध देता है, जिसको आप सभी जो जानते हैं कि गंधी बग से। ये खास करके उस तरह के प्रभेद में ज़्यादा हानि करता है कि अगल बगल में और दूसरे जो प्रभेद हैं वो उसको फूटने में देर हो रहा है और वो अभी जल्दी फूट गया है। और कभी सारे तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी कीड़े की संख्या बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण से अधिकांश बाली में दाना को उसके से दूध चूस लेता है। उसको हम लोग गंधी बग कहते हैं। और इसको बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको सुबह में, जिस समय कि आपके बाली पर पौधे पर ओस पड़ा हुआ रहे, तो आप उस समय जो है कि जो पेस्टिसाइड जो डस्ट है ना, जो बहुत सारे डस्ट मिलते हैं, खास करके जैसे मालाथियान है या एल्ड्रीन डस्ट है या इस तरह के जो डस्ट है, आप उसका छिड़काव करेंगे। और ये ध्यान रखें कि आपका छिड़काव का जो मात्रा है, आपको 20 से 25 केजी पाउडर जो लगेगा 1 हेक्टेयर के लिए लगेगा, जो कि 1 हेक्टेयर मतलब कि 2.5 एकड़ ज़मीन में जो खेती होगा उसके लिए पर्याप्त होगा। तो आप उसके अनुसार से आपकी कितनी जो अब ज़मीन है जिसमें लगा हुआ है, आप उससे निर्धारित करके आप अपना खरीद करके उसका उपचार करें, भर में उसका छिड़काव करें, जिससे कि वो जा करके उस पर चिपक जाए और इसके तब आपको गंधी बग से छुटकारा पाएगा। और जो दूसरे जो कीड़े हैं जैसे सड़ा कीट है, उससे जब बचाव करना है तो आपके पास फोरेट है, थाइमेट है, इसका अप्लाई करेंगे। फिर और जो दूसरे जो कीड़े हैं, तना छेदक वगैरह है, तो मोनोसिल वगैरह है, आप इसको देख करके अपने फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। धान की बाली काटने वाले कीट या सैनिक कीट, इस कीट की सूड़ियां ही हानिकारक होती हैं। ये सूड़ियां दिन में कल्लों, दरारों में छुपी रहती हैं। प्रारंभ में ये कोमल पत्तियों को खाती हैं, परंतु धान के पकने के समय सायंकाल पौधों पर चढ़कर बालियों को काटकर गिरा देती हैं। ये कीट गंदे भूरे, पीले तथा भूरे सिर वाली होती हैं। इसके प्रबंधन के लिए शीघ्र तथा मध्यम देर से पकने वाली प्रजातियों का चयन करें।
रोपाई जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अवश्य करें। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तो ये सारे पूरे इंटीग्रेशन से जब करेंगे तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और इस इंटीग्रेटेड पेस्ट में तो हमको नेचुरल टाइम में वो ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें हमारा इन्वायरमेंटल का भी टोटल सेफ्टी होता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ग्वार की खेती अपने राज्य झारखंड में कई क्षेत्रों में की जाती है और जिन किसानों ने ग्वार की फसल लगा रखी है उनकी फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है। लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन आप तभी ले सकते हैं जब इसमें किए जाने वाले कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन के साथ ही रोगों के नियंत्रण पर भी ध्यान दें। तो ग्वार की फसल में किस तरीके से इन कार्यों को करें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो से। ग्वारफली के विषय में बताने जा रहे हैं। ग्वारफली जो है, जो किसान भाई जून के में लगा चुके हैं, तो अभी जो है पौधा करीब करीब इस स्थिति में आ गया है कि उसमें जो है निकाई गोराई भी कर दिए होंगे, फूल आ रहा होगा और फूल जब आ गया उसके बाद में 10-15 दिन 20 दिन के बाद में फली भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपके पौधे में देख लीजिए, तो अगर उसका बढ़वार अच्छी नहीं है, आपने इंटरकल्चरिंग कर दिया है, मतलब गुड़ाई निकाई गुड़ाई कर दिया है, उसके बाद में भी अगर पौधा के बढ़वार अच्छे नहीं है तो आप कोशिश करें कि 2% यूरिया का छिड़काव कर दें, जिससे कि पौधे में बढ़वार आ जाए। किसान भाइयों, ग्वार एक दलहनी फसल है, इसमें कीटों का प्रकोप भी होता है। इस फसल में कातरा कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट फसल की पत्तियों को खाकर उनको काफी हानि पहुंचाता है। इससे आपकी फसल को नुकसान होता है। तो इस कीट की रोकथाम के लिए आप मिथाइल पैराथियान का 2% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर भुरकाव करें। फसल है वो फसल का बढ़वार अच्छी होनी चाहिए, जो अभी इस समय में इसमें फूल आना, फल लगना शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आप उसमें 2% यूरिया दे दें, ताकि पौधे का बढ़वार जो हो और उसमें फल फूल लगना शुरू हो। किसान भाइयों, अभी ग्वार की फसल में पत्ती सिकुड़ने वाला रोग लगता है। इसके कारण फसल को काफी नुकसान होता है। इसके लिए आप डाइथेन M45 के 0.2% का घोल बनाकर अपनी फसल पर छिड़काव करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छी होगी। बाकी जो है कि अभी जो है कभी कभी देखे होंगे कि पौधा में जो है पत्ती सिकुड़ जाता है, और अगर पत्ती को उलट के देखेंगे तो देखेंगे कि वेन जो है थोड़ा बोल्ड हो गया है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है। इसका मतलब है कि वो वायरल डिजीज है। उस तरह के पौधा को आप उखाड़ के हटा दें, ताकि और भी पौधा ग्रसित नहीं हो। ये है कि ग्वारफली एक ऐसा पौधा है, इसके लिए आप एक बात और ध्यान देंगे कि ग्वारफली की जो है आप सब्जी के रूप में जो खाते ही हैं, लेकिन अगर इसका सीड है दलहन के रूप में भी किया जाता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इसमें जो है एक गम का पाउडर बनता है जो सीड से निकलता है, वो आपको प्रति एकड़ करीब करीब 60,000 रुपया ये गम से मिल जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और आपके खेतों में पानी भर जाता है, तो आपको पानी के निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके निकास के लिए आपको नाली बना लेनी चाहिए, जिससे खेत में भरा हुआ पानी निकल जाए। जब भी हम खरीफ का बात करते हैं तो खरीफ में एक बात और है कि जब भी हम करें तो निकासी का हमें अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि हमारा खेत में जो है पानी लगे नहीं, उसका निकास हो जाए, मतलब पानी उसमें कभी वाटर लॉगिंग टाइप का, मतलब उस जल का जमाव नहीं हो।
आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के ज्यादातर किसान भाई खेती के साथ ही गाय भैंस का पालन भी कर रहे हैं, और इनमें से जो किसान भाई इनसे मिलने वाले लाभ को देखते हुए इनका पालन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले इन पशुओं के चयन पर खास ध्यान देना होगा, ताकि वो जो पशु खरीद रहे हैं वो अधिक दूध देने वाला है या नहीं, और उसके बाद उन्हें पशुओं के रखरखाव, खान पान के अलावा पशुओं में लगने वाली घातक बीमारियों के प्रति भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप इन सभी बातों को अपनाते समय किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखेंगे, इस बारे में जानकारी देने के लिए आपके बीच मौजूद है पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केपी सिंह। जिस समय आदमी डेयरी खोलने का प्लान करता है, तो उसी समय पशुपालक के दिमाग में होना चाहिए कि हम अच्छे दुधारू नस्ल के पशु खरीदें। तो सबसे पहला तो ये है कि पशु की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। औसत पहला, दोहला और तेहला ब्यात तक के ही पशु का चुनाव करें। ज़्यादा ब्यात का होने पर उसमें जो है लाभकारी नहीं रहेगा। दूसरा, जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनका एक लक्षण होता है कि अगला पोर्शन, जो मुंह का पोर्शन होता है वो पतला होगा, और जो थन वाला पोर्शन होता है वो चौड़ा होता है। तीसरा, जब उसका थन देखेंगे दुधारू पशु का, तो थन में जो मिल्क वेन होती है, दूध वाली नसें दिखती हैं बाहर से, वो टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। ब्रांचेज उसकी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो बाहर से वो दिखती हैं। तो पशुपालक भाइयों से मेरा कहना है कि इस टाइप का जो पशु हो उसी का ही चुनाव करें। जो डेयरी स्थापित की जाए, शुरू में ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पशु का रखरखाव कैसा हो। उसके लिए हवादार, पहले तो हवादार होना चाहिए। जैसे आदमियों में अच्छी हवा की आवश्यकता होती है, ताज़ी हवा की आवश्यकता है, ऐसे पशुओं में भी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आता है कि वहाँ पर किसी भी तरह का गंदगी ना हो, क्योंकि यदि गंदगी होगा तो वहाँ पर तमाम तरह के कीटाणु और विषाणु गंदगी में पैदा हो गए और वो पशुओं को प्रभावित करते हैं। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डेयरी के अगल बगल में कहीं जल भराव नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि अंधेरा नहीं होना चाहिए डेयरी में। यदि अंधेरा होगा तो जो हमारी टिक्स बोलते हैं, किल्ली बोलते हैं, ये उस अंधेरे वाली जगह पर रहेंगे और सुराख में रहेंगे। इसके अलावा समय समय पर पशुओं में मिनरल पाउडर जरूर देना चाहिए। मतलब उसको पौष्टिक आहार मिलना बहुत जरूरी होता है। यदि पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो उसकी वजह से तमाम समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे डेयरी की आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है स्टेरिलिटी की, मतलब बांझपन पैदा हो जाता है पशुओं में और वो पशु किसी भी लायक नहीं रह जाता है। न प्रेग्नेंट होगा, गाभिन नहीं होगा। जब गाभिन नहीं होगा तो भी किसी लायक नहीं रह जाता है। तो उसके लिए आपको पौष्टिक चारा देना चाहिए। पौष्टिक चारा में यदि आप मिनरल पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं, दाने में मिला रहे हैं, तो भी एक पौष्टिक चारा बन जाता है। पशुपालक भाइयों, जब भी आप पशु को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं तो अचानक आप उसके आहार में परिवर्तन न करें, और यदि उसके आहार में परिवर्तन करना भी है तो धीरे धीरे करें। इस समय अक्सर पशुओं का ब्यात रहता है, चाहे वो भैंस हो चाहे गाय हो, तो ब्याई ही रहती है। तो हम ये डेयरी वाले पशुओं में थनैली बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा, चूँकि कितना भी प्रयास करता है पशुपालक, लेकिन डेयरी में गंदगी हो ही जाता है। टेम्परेचर अधिक होता है और नमी अधिक होता है। ऐसे में जो कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं ज़्यादा पनपे रहते हैं, तो थनैली का प्रकोप बहुत ज़्यादा इस सीज़न में होता है। तो पशुपालक को चाहिए कि जहाँ पर डेयरी उसकी है वहाँ नमी न रहने दें, सूखा रहे, और कोशिश करें जो अभी ताज़ा ब्यात के पशु हैं, गाय हैं या भैंस हैं, उसको सॉफ्ट बेड दें, मतलब मुलायम जगह पे बैठाएं।
बहुत कड़ा बेड ना हो। दूसरा यह है कि इस समय हमारा जो सीजन है इसमें गला घोटू, खुरपका मुंहपका बीमारी, एपिमेरल फीवर और अन्य टाइप के जो वायरल फीवर होते हैं आज के इस मौसम में ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है ध्यान रखना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ समस्या होता है तो नज़दीक के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उसका जो है जांच कराएं। इसके पहले ही जो मुख्य रूप से हमारे विभाग के 2-3 तरह के टीकाकरण, गला घोटू का, खुरपका मुंहपका बीमारी का टीकाकरण होता है, लंगड़िया बीमारी जिसको BQ बोलते हैं, इसका टीकाकरण भी पशुपालक को पहले ही, बरसात आने से पहले ही करवा लेना चाहिए, जिससे ये बीमारियों की शुरुआत ही न होने पाए। फिर भी यदि इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं तो नज़दीक के अस्पताल से संपर्क करके उसका निदान किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची से अमित कुमार जी ने। यह सरगुजा की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो अमित कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अब जो सो सीजन आ रहा है सरगुजा लगाने के लिए, सबसे पहले जो सो खेत का चुनाव करना चाहिए। खेत का चुनाव इस तरह से करना चाहिए कि जहाँ मिट्टी जो सो भुरभुरा होना चाहिए। भुरभुरा होने के साथ साथ हल्का सा ढलाव कहिए, या तो जहाँ पर कि पानी जमा नहीं हो सकते, इसके लिए बलुआही मिट्टी वाली खेती होनी चाहिए, जहाँ कि पानी जो सो बरसने पर भी, बारिश होने पर भी पानी बहुत सो बाहर निकल जाए। इस तरह का खेत का चुनाव करना है। खेत का चुनाव करने के बाद होता है कि खेत की जुताई कैसे करनी चाहिए। खेत की जुताई करने के लिए कम से कम ट्रैक्टर से या हल से 2 बार अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी जो सो भुरभुरा हो जाए। उसके बाद जुताई के समय में कम से कम 1 बार जुताई करनी चाहिए। उसके बाद फरो बनाना चाहिए, लाइन। ट्रैक्टर से भी बनता है, हल से भी बनता है। सरगुजा की फसल से भरपूर पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि आप इसकी उन्नतशील किस्मों की बुवाई करें। जहां तक अपने प्रदेश की बात है तो इसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसकी कई किस्में निकाली गई हैं। तो आइए जानते हैं इन किस्मों के बारे में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 4 प्रकार के प्रभेदों का विकसित किया है। बिरसा नाइजर 1 है, बिरसा सरगुजा 2 है, बिरसा सरगुजा 3 है और पूजा 1 है, जिसकी अपने अपने महत्व है। बिरसा सरगुजा 1 जो है कि इसकी ऊंचाई जो सब कम से कम 60 से 65 से लेकर 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है। इसके कैप्सूल जो सो मीडियम साइज के होते हैं, और जितने प्रभेद हैं वो जो सो 5 से 6 क्विंटल, 6 से 7 क्विंटल और 7 से 8 क्विंटल तक उपज मिलती है। किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है तो यदि आप इसकी छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए बीज दर होगी 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर आप कतारों में इसकी बोनी करेंगे तो इसके लिए बीज दर होगी मात्र 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फसल को रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को थैरम 3 ग्राम दवा से उपचारित करें। इसके बाद ही बुआई करें। 1 किलो बीज में 2 ग्राम बेबिस्टिन या थैरम का मिलाकर, अच्छी तरह से मिलाकर उसका सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार की ये विधि होगी। उसके बाद बीज को बालू जितने किलो बीज रहेगा उतना दुगुनी मात्रा में बालू मिलाकर तब जो सो बुआई करते हैं, ताकि बीज की जो वो बुआई होती है, पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो मेंटेन होता है। अब हम कहेंगे कि इसकी बुआई कैसे करें। बुआई के लिए होता है कि हल के पीछे कतार में जो 30 सेंटीमीटर की दूरी हो, और पौधे से पौधे की दूरी जो सो कम से कम 10 सेंटीमीटर हो।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ हेतु किसान कैसे करे अगेती आलू की खेती। केले के बाग में भूरे चिट्टी भृंग कीट का नियंत्रण। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।